नहीं लिख सकते। आपको वहां पर पूरा प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखना पड़ता है। कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आपको फोटो क्लिक करना है गूगल से और ट्रांसलेट कर लेना। ओ अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है। अच्छा, आपको सिर्फ मतलब समझना है, ऐसा नहीं ला सकते। इसमें कितना यूज हुआ आपके ग्रामर का? कुछ नहीं हुआ ना। हैज, हैड, शुड, कुड, शुड पुट, ये कुछ नहीं यूज होते। इज, द। अगर आप भी 12th में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं और अब आप सोच रहे हैं बीएससी नर्सिंग करने का, लेकिन आपके मन में एक डाउट आता है कि क्या हम बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपके मन में ये डाउट है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। माई सेल्फ तानिया खान सैफी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट टू 5th सेमेस्टर। मेरे अभी 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हुए हैं और मैं 5th सेमेस्टर में मूव कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार एंड सपोर्ट करने के लिए। मुझे बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर अभी ऐड हुए हैं और उनके लिए ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि दी हमने अभी तक कोई इंग्लिश नहीं पढ़ी है, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रह चुके हैं, सारा सब्जेक्ट्स हमारा हिंदी मीडियम में था, हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स और सारी चीजें, बाकी बस ग्रामर और एक और बुक आती है इंग्लिश की, बस वो पढ़ी है, तो क्या हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? तो आपका ये डाउट इस वीडियो में बिल्कुल मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो अभी तक जो डाउट था, लेकिन अब के बाद ये डाउट आपके मन में बिल्कुल नहीं उठेगा। आप ऐसे मोटिवेट हो जाओगे, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और हिंदी मीडियम की छात्र रह चुकी हूँ अपने 12th क्लास में। तो मैंने भी कोई इंग्लिश इतनी ज्यादा खास नहीं पढ़ी थी, मैंने भी बहुत ही मतलब ग्रामर वगैरह पढ़ी थी, सॉरी हिंदी ही पढ़ी थी, इंग्लिश नहीं पढ़ी थी मैंने। लेकिन आज मैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में 70+ स्कोर कर लेती हूँ। ठीक है, 70+% प्लस स्कोर कर लेती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। मैं आपको सारी चीजें, सारी गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलेगा, सारी प्रिपरेशन की टिप्स आपको इस चैनल पर मिलेंगी अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। मेरे नोट्स आई थिंक यहाँ अवेलेबल नहीं है कुछ नोट्स है ये जो मैंने, हाँ ठीक है। देखिए सारी जो आपके पास अभी जो आपको जो आप जो कोर्स करने जा रहे हो बीएससी नर्सिंग, वो पूरा टोटल आपका इंग्लिश में रहता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि थोड़ी बहुत भी हिंदी नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। आपको वहां पर पूरा प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखना पड़ता है, वर्ड टू वर्ड। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन, आप लोग मानते हो कि हाँ ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको लिखना है। देखिए आपका इंग्लिश में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? सेमेस्टर एग्जाम्स में आपका यहाँ पर कोई इतना ज्यादा ग्रामर का यूज नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ यहाँ पर ग्रामर का यूज नहीं होता। किस चीज का यूज होता है? मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे बताती हूँ। जैसे आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में एंटर करोगे तो वहां पर आपकी यूनिट होगी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, क्या क्या वहां पर वो चीजें कहाँ कहाँ पर स्टेबल है, उनका साइज क्या है, तो ये चीजें वहां पर लिखनी है आपको। तो उसमें ग्रामर का यूज नहीं होता है। ग्रामर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज हो सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ वहां पर आपके ऑर्गन्स, पार्ट, सिर्फ ये चीजें यूज होती हैं। मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम इज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू डाइजेस्ट द फूड। अब इसमें क्या आया? इज आया, दा आया, बस इज और दा का ही ज्यादा मेन वहां पर होता है यूज, बाकी कुछ नहीं होता। अभी जैसे मेरे ये नोट्स हैं, ये मेरे एएचएन के नोट्स हैं, यानी कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के, यानी कि 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के। अभी इसमें एक टॉपिक है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ, इसमें देखना कितना यूज हुआ है ग्रामर का। Paraplegia is a condition of inability of an individual to move the lower body voluntarily। अब इसमें कितना यूज हुआ है ग्रामर का? कुछ भी नहीं हुआ ना। अब पैराप्लीजिया क्या है? इज अ कंडीशन, यह एक ऐसी कंडीशन है, मोबिलिटी, मोबिलिटी यूज है, मतलब कि हम अपनी बॉडी को अपने हिसाब से नहीं हिला सकते, अपने वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक, यानी कि इच्छा अनुसार। तो वैसे ही तो पैराप्लेजिया इज अ कंडीशन ऑफ इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मूव द लोअर बॉडी वॉलेंट्री, यानी कि हम अपने नीचे के जो पैर हैं, नीचे के जो लोअर लिम्स हैं, उनको हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं हिला सकते। इसमें कितना यूज हुआ आपके ग्रामर का? कुछ नहीं हुआ ना। हैज, हैड, शुड, कुड, शुड पुट, ये कुछ नहीं यूज होते। इज द, बस इनका यूज होता है। बाकी आपको जो वर्ड्स हैं वो होने चाहिए, जो नाउंस होते हैं उनकी स्पेलिंग्स आपकी करेक्ट होनी चाहिए। बाकी ये है कि मैम हमको तो इतना भी नहीं आता। तो देखिए हर चीज को सीखने में टाइम लगता है। अगर आपको इतना भी नहीं आता, मान लीजिए आपको मोबिलिटी है, इनएबिलिटी है, मोबिलिटी है, अब इनकी स्पेलिंग्स आपको प्रैक्टिस करते करते सब आ जाएंगी। अब आप बोलेंगे प्रैक्टिस कैसे होगी मैम? तो प्रैक्टिस आपको खुद नहीं करनी है। आप फीस किस लिए दे रहे हो कॉलेज में? अपने टीचर्स को जो फीस दे रहे हो वो किस लिए दे रहे हो? ताकि वो आपको आपके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकें, जिस चीज की कमी है उस चीज को इंप्रूव कर सकें। अब ज्यादातर बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में लिखने का जो पैटर्न है उनका, वो चीज सिखाई जाती है, इसलिए थ्योरी एग्जाम सबके होते हैं। सिलेबस क्या है फर्स्ट सेमेस्टर का, मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, या फिर वीडियो शाम तक पोस्ट हो जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मैं एक चैनल
एक चैनल क्या, एक आपके लिए मैं सारा टोटल सिलेबस मैं पढ़ाने वाली हूँ अपने चैनल पर। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका और सेकंड सेमेस्टर का भी मैं पढ़ाऊँगी पूरा टोटल सिलेबस। करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और भी बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी के, आपके जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो आपका फंक्शनल वाला सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी, आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, बहुत ही अच्छे से मैं प्रिपेयर करा दूँगी और एक ही क्लास के अंदर आपकी एक यूनिट में कंप्लीट करा दूँगी। करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये डाउट कि क्या हम हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश कर सकते हैं? आप इज़िली कर सकते हो, लेकिन आपको लगेगा टाइम। आपका जो पहला जो सेमेस्टर होगा 6 मंथ का फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें जब आप एंट्री करोगे, तो आप जाओगे क्लास में, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। आपको यूनिट पढ़ाई जाएगी सेल। सेल फर्स्ट यूनिट है आपकी एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की, दोनों की सेम यूनिट रहती है, लेकिन जो उनका अंदर का जो कंटेंट रहता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है, क्योंकि हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं हम अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड पोजीशंस। बाकी फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, ठीक है? तो हम ये हमारी बॉडी किस तरह से काम कर रही है। अगर हम सेल पढ़ रहे हैं एनाटॉमी में, तो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पर सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है? तो उसमें जब आपने इतना पढ़ा, फिर आपको बाद में समझाएगा सेल क्या होती है, सेल डिवाइड होती है, सेल से ग्रोथ होती है, सेल हमारी बॉडी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये सारे वर्ड्स आपको सीखने हैं। आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेलिंग्स आप लिखते-लिखते सब सीख जाओगे। जब आप कॉलेज में जाओगे, आपके टीचर आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाएँगे या टॉपिक पढ़ाएँगे, फिर आपको देंगे टेस्ट। कल आपका टेस्ट है, आपको एक यूनिट मिल गई, फिर आप उस चीज़ के रिगार्डिंग आप पढ़ोगे। फिर टेस्ट दोगे, टेस्ट में पहली बार आप थोड़ा कम लिखोगे, नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा ज़्यादा लिखोगे, इस हिसाब से आपको लिखते-लिखते आप जब इंटरनल्स दोगे, अपने टेस्ट दोगे, फिर जाते-जाते आपके एक्सटर्नल तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे और अपना एग्ज़ाम आप इतना कर सकते हो कि आप पास हो जाओगे ईज़िली। बात करते हैं कि किस तरह से हिंदी का कुछ इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसको कैसे पढ़ें? तो आप हेल्प ले सकते हो अपने गूगल की, उसमें मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं अभी भी ऐसा कर लेती हूँ कभी-कभार, बाकी अब तो इतनी नीड नहीं पड़ती है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में हमें हमेशा एग्ज़ाम्स में ज़रूरत पड़ती है अपने मोबाइल की। वहाँ आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ना, ये जैसे आपको बुक है, बुक में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको फ़ोटो क्लिक करना है गूगल से और ट्रांसलेट कर लेना है। ओह! अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है, अच्छा। आपको सिर्फ़ मतलब समझना है कि हाँ, इसका ये मतलब है। अगर आपके मतलब दिमाग में फिट हो गया, लिखना वहाँ इंग्लिश में। आपको कुछ तो आता होगा रिगार्डिंग टू आवर नर्वस सिस्टम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिव होता है, क्या-क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, आपका न्यूरॉन्स है, वो क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। उस डाटा कलेक्ट किया, ट्रांसलेट किया, हिंदी में आ गया, सब समझ में आ गया, अच्छा ये कहना चाह रहा है, उसको फिर आप हिंदी इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दो। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि आप अकेले ऐसे नहीं हो जो हिंदी मीडियम से होकर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो। मेरी क्लास में 90% स्टूडेंट्स वो हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और अब बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और सारे पास हैं। सेमेस्टर एग्जाम्स में सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगन हो जाती है कि हमें पास होना है, उन्हें आदत हो जाती है इंग्लिश में लिखने की। वो भी हिंदी नहीं लिख सकते अब। तो आपको किसी भी चीज़ में आने के लिए सिर्फ टाइम की ज़रूरत होती है, टाइम और प्रैक्टिस की। टाइम और प्रैक्टिस के साथ-साथ आप भी ईज़िली कवर कर सकते हो। बाकी कोई भी लैंग्वेज या कोई भी ऐसी चीज़ आपके सक्सेस में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बन सकती, ठीक है? वो थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन आप सीखना चाहो तो आप कितनी भी भाषाएँ सीख सकते हो। इंग्लिश तो फिर भी आपने पढ़ा है, कुछ लोग जर्मन जा रहे हैं, कुछ लोग यूएसए जा रहे हैं, तो उन्हें भी तो पढ़ने की ज़रूरत होती है ना, अलग-अलग भाषाएँ, है ना? तो जर्मन प जाने के लिए जर्मनी सीखनी पड़ती है और इंडिया के लोग जा भी रहे हैं। अब जर्मनी तो हमने स्टार्टिंग से एक वर्ड नहीं पता हमें क्या है, लेकिन फिर भी वो क्लासेस ले रहे हैं 6 महीने की, 7 महीने की और वो जर्मन जा रहे हैं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, आपके दिमाग में किस तरह से चीज़ें फिट हैं, उन्हें निकाल के फेंको और डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। सिर्फ़ एक भाषा है और आपको पता ही है एबीसीडी आपने पढ़ी है, इज़्ज़ा आपने पढ़ाई है, स्पेलिंग्स आपको आती हैं, फिर आप बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अच्छे से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, अगर आप भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और मैं भी 12th यूपी बोर्ड से ही करी हूँ, तो मेरे लिए भी कोई भी बिल्कुल बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं आराम से अपना 1 पेज भर देती हूँ, 1 क्वेश्चन के लिए, तो इतने आप भी भर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम के साथ-साथ आप बिल्कुल लिखना सीख जाओगे। आप सेकंड सेमेस्टर में खुद मुझे कमेंट करना कि हाँ दी, हमने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया और अब हमें इंग्लिश लिखनी आती है। ठीक है? तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हो वो आपसे ना चूके। अदरवाइज़ अभी
जो भी मैं आपके लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ लेक्चर, उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग सारा सिलेबस आप मुझे पढ़ा दीजिए। तो बहुत ही अच्छे से मैं आपको प्रिपेयर करा दूँगी और आप भी अपना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।